पॉजिटिविटी से दूर आप तब होते हैं जब आप नेगेटिव बातों को सुनते रहते हैं। यहाँ पे तो पिछले इतने सालों से ऐसे हो रहा है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव जुमला है जो आपके माइंड को स्टक कर देता है कि यानी आप कुछ भी कर लें आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। कि कोई बंदा आपसे आखिरी और खत्मी अगर बात कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि आप अपनी लर्निंग को वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ा सकते हैं। तो जो बंदा शुक्रगुजार है और वो ग्रेटिट्यूड में रहता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि बेसिकली जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं ना, आजकल के दौर में जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, बुनियादी तौर पे ये होता है कि हमारी एक जो एनर्जी लेवल है ना, यानी एक एनर्जी लेवल होता है हर इंसान का। जब वो एनर्जी लेवल उसका लो होता है तो उसमें वो ये महसूस करता है कि शायद मैं परेशान हूँ, एंग्शियस हूँ या स्ट्रेस में हूँ। अब वो जो एनर्जी लेवल उसका लो होता है, वो हमारे माशरे में आजकल ऐसे कई स्टिमुलस हैं जिनकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे कह लें कि कई ऐसी न्यूज़ हम अक्सर देखते हैं, अक्सर हमारे कानों में वो चीज़ें पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारा जो एक फ्लो होता है, हमारी जो एक एनर्जी होती है, हमारा जो एक इंटरनल स्पार्क होता है कुछ करने का, आगे बढ़ने का, कुछ अचीव करने का, अपना एक गोल बनाने का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। उसकी एक वजह यह भी होती है कि हमारे जो गोल्स हैं जो हमने अपने माइंड में कहीं सेट किए होते हैं उनमें इतनी क्लैरिटी नहीं रहती। हमें शायद ऐसा लगता है कि जिस माशरे में हम हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, जिस माशरे में हम हैं शायद यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद यहाँ पे चीज़ें कभी बेहतर नहीं हो सकती, शायद यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब चीज़ें हमारे जहन में आती हैं ना। तो ये सब चीज़ें जब हमारे माइंड में आती हैं कि यार यहाँ से हम ग्रो नहीं कर सकते, यहाँ से हम तरक्की नहीं कर सकते, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम शायद जितनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी बहुत वो भी ज़ाया चली जाएगी। इन सब बातों को जब आप देखते हैं तो आपके जहन में एक स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस बेसिकली ये आता है कि वो आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाती है, आप थोड़े से मायूस होते हैं, थोड़े से नाखुश होते हैं। और जब इसी प्रैक्टिस को आप बार बार करते हैं तो वो कभी कभी तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपकी हेल्थ तक को इफ़ेक्ट कर देती है। लेकिन अगर हेल्थ को ना भी इफ़ेक्ट करे तो आपको माइंड के लेवल पे इस तरह का बना देती है कि आप पॉजिटिविटी से दूर हो जाते हैं और नेगेटिविटी के करीब हो जाते हैं। अच्छा, इस जुमले को ज़रा ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिविटी से दूर होना और नेगेटिविटी के करीब होना, ये कैसे होता है? पॉजिटिविटी से दूर आप तब होते हैं जब आप नेगेटिव बातों को सुनते रहते हैं, तो आप पॉजिटिविटी से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। और जब नेगेटिव बातें ज़्यादा आपके माइंड के पास घूमती हैं, आपके कानों में पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको मानने लग जाते हैं, आप उनको तस्लीम कर लेते हैं कि यार ऐसा ही होता होगा, हर बंदा यही बात कर रहा है, हर बंदा इसी तनाजुर में गुफ्तगू कर रहा है। या बहुत सारे लोग, एक नेगेटिव बात करने का बड़ा अच्छा तरीका ये भी है कि यार यहाँ पे तो होता ही ऐसे है, यहाँ पे तो पिछले इतने सालों से ऐसे हो रहा है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव जुमला है जो आपके माइंड को स्टक कर देता है कि यानी आप कुछ भी कर लें आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, आप जितना मर्जी पढ़ लें, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें। यानी ये तो जिस बंदे ने ये बात की है कि यहाँ पे तो इतने सालों से ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होता रहेगा, उसने तो कुदरत के कानून को भी साइड पे रख दिया, उसका भी जो है ना वो सफाया कर दिया आपके जहन में से। उसने आपको कहा कि आपकी मेहनत का कोई फल किसी शक्ल में आपको मिलना ही नहीं है। ऐसा होता है या नहीं होता? इससे क्या नुकसान होता है? सबसे बड़ा नुकसान इससे ये होता है कि आपका जो जिंदगी का एक नेचुरल फ्लो है। अब नेचुरल फ्लो क्या होता है? जब आप छोटे होते हैं, एक छोटा बच्चा होता है, कभी आपने देखा है कि छोटा बच्चा किसी बात पे परेशान हो? छोटे बच्चे की परेशानी क्या होती है? उसे एक भूख लगती है, या अगर उससे कोई तकलीफ हो रही हो, कोई उसके पेट में दर्द हो, कोई उसको मसला हो, कोई उसको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो, या उसके कार्टून अगर बंद हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मैक्सिमम परेशानी यही होती है कि वो कोई चीज़ करना चाह रहा हो, छोटी मोटी चीज़ जो कि बहुत ही हमारे लेवल पे, जब हम जिस लेवल पे अभी हैं उस लेवल पे हमें वो चीज़ बहुत ही छोटी सी लगती है। कोई उसके पाँव में हल्की सी दर्द है या उसको कोई भूख लगी हुई है, इस चीज़ की सिर्फ उसे टेंशन होती है। इसके अलावा क्या कभी उसने सोचा है कि मुल्क का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं। होता है ऐसे? इसकी वजह यह है कि वो एक नेचुरल स्टेट के करीब होता है, उसे ना कोई माजी का गम होता है, ना कोई मुस्तकबिल की फिक्र होती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, आप शायद गलत कह रहे हैं क्योंकि वो तो सोचता ही नहीं है।
ऐसा नहीं है, वो एक नेचुरल स्टेट में होता है। और आप भी आज अगर एक नेचुरल स्टेट की तरफ वापस आ जाए, नेचुरल स्टेट क्या होती है, चलें इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नेचुरल स्टेट ये होती है जहां आप अपने माइंड को ओपन रखते हैं नई चीजों के लिए, वो नेचुरल स्टेट है। जहां पे आपने ये समझ लिया कि आपका इल्म, आपका नॉलेज या किसी बंदे ने आपसे जो बात की है बस वही हतमी है और आखिरी है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। वजीर आजम नवाज शरीफ ही है फाइनल, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई बंदा आपसे आखिरी और हतमी अगर बात कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि आप अपनी लर्निंग को वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ा सकते हैं। आप अपने एक्सपोजर को किसी किताब के जरिए, किसी इंसान के जरिए, किसी लेक्चर के जरिए, किसी अच्छी बात के जरिए, किसी कोटेशन के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए, अपने मज़हब के जरिए, कुरान पाक के जरिए, किसी भी चीज़ के जरिए आप अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही आप अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, वो एक नेचुरल स्टेट है जिसका हमें हुक्म भी है कि हमेशा सीखते रहो, हमेशा नई चीज़ों को सीखो, हमेशा लर्न करो। अपनी जो है ना वो गौर फिक्र का कुरान पाक में कितनी बार हुक्म है, तो गौर फिक्र का हुक्म यही है कि आप जब भी किसी चीज़ पे गौर करेंगे तो एक नए जाविये से चीज़ें आप पे आया होती हैं। अगर आप यही सोच लेंगे, अपने माइंड की खिड़की को ही बंद कर देंगे कि यार बस ठीक है, जो ये बात कह रहे हैं कि होता तो बिलाखिर ऐसे ही है और होगा भी बिलाखिर ऐसे ही, इसका मतलब है कि आपने नए आने वाले इल्म को, नए आने वाली जितनी भी बातें थी उनको अपने माइंड पे बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद वो जो दो चार बातें आपके अंदर फीड हो गई है उसके सहारे आप जिंदगी गुजारें। अब मुझे बताएं कि कितना डिफरेंस होगा उस शख्स का जिसका एक लर्निंग एटीट्यूड है, जो हर लफ्ज़ से, हर जुमले से, हर किताब से कुछ ना कुछ सीखना चाह रहा है। अपनी उसने एक डायरी बनाई हुई है और उस पर वो चीज़ें नोट करता है डेली बेसिस पे, या जब भी वो कोई नई चीज़ सीखता है वो उसमें नोट करता है। और एक ऐसा शख्स जिसने ना कभी कुछ नोट किया है, ना कभी उसने सोचा है, ना कभी उसने, बल्कि सिर्फ सुनी सुनाई जो बातें उससे की गई हैं कि पाकिस्तान में तो हमेशा ऐसा ही होता है या पाकिस्तान में हमेशा ऐसा ही होगा, वो सिर्फ उसी को लेके चल रहा है और उसने अपने मुस्तकबिल को भी नाउमीदी के दलदल में झोंक दिया है कि यार बस ठीक है ऐसा ही होगा। अब दोनों की थिंकिंग का आप फर्क देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाता हूं। हमेशा हमारे यहाँ पे एक ट्रेनर आए थे सैयद मोहसिन साहब, आप उनका भी लेक्चर सुन सकते हैं, यूट्यूब पे उनका लेक्चर मौजूद है। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने कुछ मूवीज़ की डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में भी काम किया है और पाकिस्तान के कई बड़े आर्टिस्ट, उनके साथ उनकी मुलाकात रही है। पाकिस्तान के अलावा बाहर भी शायद इंडिया के भी कुछ लोगों के साथ उनका रब्ता रहा है। तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी कामयाब लोग देखे, उनकी ज़िंदगी में मैंने जब एनालाइज किया कि कॉमन चीज़ क्या है, बता दूं आपको वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से वो कामयाब थे? कौन कौन जानना चाहता है? सब जानना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि मैंने जब उन लोगों की लाइफ को स्टडी किया और उन लोगों के बारे में उनको पढ़ा, यानी उनसे जो मेरी मुलाकात हुई उसको एनालाइज किया, तो मैंने ये देखा कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कामयाब आर्टिस्ट हैं या किसी और फील्ड के लोग हैं, उनमें शुक्रगुजारी थी, उनमें ग्रेटिट्यूड था। यानी ये वाला जो फिक्रा मैंने अभी बोला कि कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं बदलेगा, ये चीज़ उनमें नहीं थी, उनके अंदर ग्रेटिट्यूड। अच्छा, अब ग्रेटिट्यूड से वो कैसे कामयाब हुए? अब मैं साइंटिफिक पे आ रहा हूँ। ये तो मैंने एक उनकी बात आपको बता दी ना कि बुनियादी एक कॉमन चीज़ ये थी कि उनके अंदर शुक्रगुजारी थी, ग्रेटिट्यूड था। चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी लोग हैं, मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन एक बुनियादी शुक्रगुजारी। अब साइंटिफिकली ये होता है कि जब आप नाशुक्री की कैफियत में होते हैं, ये ज़रा सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आपको समझ आ गई ना, तो आप समझें कि आपके लाइफ के 90% मसले हल हो जाएंगे। बाकी 10% तो वो फिजिकल हैं, वो तो फिर आपने ज़ाहिर है थोड़ा बहुत उसके लिए कुछ एफर्ट करनी होती है, कुछ जोर लगाना होता है, कुछ अपने आप को बदलना होता है, कुछ चीज़ों को चेंज करना होता है। अच्छा, ग्रेटिट्यूड, जब आप एक बंदा जो नाशुक्री में है और एक बंदा जो शुक्रगुजार है, इन दोनों की ज़िंदगी में एक फ़र्क आ जाता है। वो फ़र्क ये आता है, एक तो ये हमारे मज़हब ने कहा हुआ है ना, इसलिए शायद आप समझ रहे हैं कि नहीं ये तो बात हमने पहले सुनी हुई है। नई चीज़ इसमें यह है कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जो बंदा शुक्रगुजार है और वो ग्रेटिट्यूड में रहता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी उसकी जो अपॉर्चुनिटी को
एनालाइज करने वाली सेंस है कि यहां से अपॉर्चुनिटी आ सकती है और मैं आगे बढ़ सकता हूं, वो बढ़ जाती है। ये बात आप लोगों ने पहले कभी सोची है इस पर? जब आप शिकवे की कैफियत में होते हैं तब क्या होता है? तब कोई आपसे अच्छी बात भी कर रहा हो, आपको वो बात बुरी लगती है। कोई आपको अच्छी तजवीज़ भी दे रहा हो, आप कहते हैं कि यार पता नहीं है होगी या नहीं होगी। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी में होते हैं ना, शुक्रगुजारी की एक अपनी खुशी होती है। जब आप उस खुशी में होते हैं ना, तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक करती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, और वो हर इंसान की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से इशारे आते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। लेकिन जो बंदा उस वक्त हालत शुक्र में होता है, यानी वो अपने रब से राज़ी होता है, वो अपने हालात से राज़ी होता है, उसने किसी हद तक चीज़ों को एक्सेप्ट किया होता है और उसके अंदर एक जज्बा होता है कि नहीं यार, मैं ख़ुद भी कुछ कर सकता हूँ। आखिर अल्लाह ताला ने मुझे तख्लीक किया है, मैं उसकी तख्लीक हूँ, उसकी कोई तख्लीक ऐसी तो नहीं कि वो बेकार हो। तो ये भी शुक्रगुजारी है ना। जब आप अपने आप को कुछ समझें, कुछ अच्छा समझें, आप फ़ख्र या तकब्बुर वाला अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम आप ये तो समझे ना कि आपकी तख्लीक हुई है तो उसकी कोई तो वजह होगी। आप, वो वासिफ साहब का एक जुमला है कि आप किसी वक्त, उनका मफहूम है जुमले का कि आप किसी वक्त अपने रब के ख्याल में रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि आप किसी वक्त अपने रब के ख्याल में रहे हैं, फिर आप इस दुनिया में आए हैं। तो जो बंदा शुक्रगुजार होता है, जो ग्रेटिट्यूड की कैफियत में रहता है, अब इसकी प्रैक्टिस की तरफ मैं बाद में आता हूं, उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, इंक्रीज भी हो जाती हैं, और जहां पे अपॉर्चुनिटी आती है वो उसको आइडेंटिफाई करके, उसको कबूल करके उससे आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो हालत शिकवा में होता है या नाशुक्री की हालत में होता है, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई या नहीं आई। अब शुक्रगुजारी का ताल्लुक बहुत सारे लोग समझते हैं कि हालात से है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, आप सब लोग भी यही सोचते हैं, मैं भी शायद कुछ अर्सा पहले तक यही सोचता था कि जब आपके हालात अच्छे होते हैं, आपके मामलात अच्छे होते हैं, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, या हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही होती है, तो आप शुक्रगुजार होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। शुक्रगुजारी एक प्रैक्टिस है। हमें जो दुआएं सिखाई गई हैं उनमें से बहुत सारी दुआएं वो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं, और कायनात की जो सबसे अजीम किताब है कुरान पाक, ज़ाहिर है इससे अजीम तो कोई किताब नहीं है कायनात में, तो इसका भी आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। यानी कि आपको बुनियादी तौर पे अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह की एक नई डायमेंशन में आपके सामने पेश करूं, तो वो ये है कि आप सबसे पहले ये एतराफ़ करते हैं कि इस दुनिया में मैं तो हूँ, लेकिन मेरे अलावा वो भी है जिसने मुझे बनाया है, खालिक है। अब दूसरे मज़ाहिब के लोग इसको किसी भी कुदरत का, किसी भी एनर्जी का नाम देते हैं, लेकिन हम तो उसको अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, जो पालता भी है, वो नशो नुमा भी करवाता है और हर जगह पे हमारे साथ होता है। तो पहले तो हम ना एक अपनी नफ़ी करते हैं कि हम तो हैं, लेकिन हमारे अलावा कायनात में जो हस्ती है वो रब है जिसने हमें तख्लीक किया, वो खालिक है। जब आप उसका एतराफ़ करते हैं, फिर जब उसने आपको आपकी ज़ाहिर है कि एक विलिंगनेस के बगैर आपको बना दिया है, तो उसने कुछ सोच के बनाया होगा, किसी मकसद के लिए बनाया होगा। तो इसका मतलब है कि आप एक यूज़फुल इंसान हैं। अब आपने सिर्फ डिस्कवर करना है कि मैं किस तरह से माशरे के लिए यूज़फुल हो सकता हूँ। आपका काम सिर्फ इतना है। लेकिन शुक्रगुजारी के साथ साथ अगर आप नाशुक्री में चले जाएंगे, फिर तो आप अपने भी दुश्मन बन जाएंगे। आप किसी और का फ़ायदा तो सोच नहीं सकते, बल्कि आप अपने ही मामलात में उलझ जाएंगे। और फिर ये होता है कि जैसे मैंने आपके साथ बात की कि अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए खुल जाती हैं, उसके साथ साथ एक और फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत सारी, यानी कि जितनी भी बीमारियां हैं, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी जब आपका जिस्म बाद में बीमार होता है, पहले आपकी रूह बीमार होती है। और रूह की बीमारियों में जो एक बुनियादी जो उसकी जो है उसकी वजह है, उसकी कॉज है, वो ये है कि आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं करते और ना शुक्रगुजार बिहेवियर में रहते हैं। तो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने का तरीका सबसे आसान तो ये है कि आप सुबह जब उठें, सबसे पहले उसमें आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, या उसमें आप ये सोचें कि आपके पास क्या क्या नेमतें हैं। अच्छा, इसका एक और पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की आज बात हो रही थी, कि स्ट्रेस बुनियादी तौर पे ना, इसको आज समझ लीजिएगा, स्ट्रेस बुनियादी तौर पे
99 नेमतों के होते हुए एक नेमत के ना होने पे हमें जो होती है वो स्ट्रेस है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं? 99 नेमतें हमारे पास होती हैं, हमारी प्लेट में होती हैं, हमारे सामने मौजूद होती हैं, हमें नजर आ रही होती हैं। सिर्फ एक जो थोड़ी सी क्लियर नहीं होती, वो भी कहीं ना कहीं होती है, जाहिर है तभी तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो होती है और वो हमें थोड़ी सी क्लियर नहीं होती। इसको कहते हैं स्ट्रेस। अब वो नेमतें कौन कौन सी हैं, ये अब आप लोग इसको जब लिखेंगे, आप लोग इस पे सोचेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या नेमतें हैं। वो माँ बाप की शक्ल में हो सकती हैं, वो रिसोर्सेज की शक्ल में हो सकती हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट की शक्ल में हो सकती हैं, वो आपकी एजुकेशन की शक्ल में हो सकती हैं। कितने लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें या इनमें से एक एक दो दो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जिसके पास हैं, क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इसके लिए टाइम निकाले और वो शुक्र अदा करें, और वो शुक्र अदा करने के बाद उन लोगों की हेल्प की कोशिश करे जिनके पास ये चीज़ें भी नहीं है जो उसके पास हैं, बजाय इसके कि वो 99 को साइड पे रख के, उसको फेंक के उस एक का गिला करे। एक प्रॉब्लम जो उसकी लाइफ में कोई छोटी सी चल रही है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसके नंबर नहीं अच्छे आ रहे, वो उसको टेस्ट में स्ट्रेस होती है, वो उसको कोई भी किसी भी किस्म की और प्रॉब्लम है, किसी रिलेटिव से कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई नेगेटिव शख्स उसकी ज़िंदगी में है, तो वो एक प्रॉब्लम है ना। उसके अलावा जो 99 पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे ही आप उस एक प्रॉब्लम से ये कहते हैं कि भाई अच्छा तुम्हें मैं बाद में देखूंगा या इस मसले को मैं बाद में हल करूंगा, पहले जो 99 नेमतें हैं मैं इनको तो एंजॉय करूं, इनका तो शुक्र अदा करूं, इस पे तो थोड़ा सा रुकूं, इनको तो देखूं इसमें क्या क्या मेरे पास है। मेरी जो कह लें कि मेरी अपनी ज्योमेट्री में कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूं, और जो एक सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है वो किसी और की ज्योमेट्री में, तो मैं उसकी खातिर अपनी 99 चीज़ों को भूल बैठा हूं। तो ये जब आप सोचते हैं, ये किसी भी कैफियत में, किसी भी कह लें कि ज़िंदगी के मरहले में जब आप इस तरह सोचेंगे, तो आपकी वो स्ट्रेस उसी वक्त ख़त्म हो जाती है और आपको नेमतें नज़र आती हैं। चाहे आप किसी बीमारी में हो, चाहे आप किसी तकलीफ़ में हो, जब आप देखते हैं और लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको नेमतें नज़र भी आ रही होती हैं, उन्हें सब कुछ नज़र, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपने माइंड को बंद कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने किसी की बात सुननी नहीं। ये बहुत ख़तरनाक स्टेज है जहाँ पे इंसान ये सोचे कि मैंने किसी की बात नहीं सुननी, या मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ये सब बातें हैं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे किसी से सजेशन नहीं लेना। इसीलिए तो मशवरे का हुक्म है कि आप डिस्कस करें, आप मशवरा करें, आप पूछें, आप अपने दिल की बात बताएं, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल सके। गाइडेंस हमेशा या किताब से मिलती है, या किसी इंसान से मिलती है, आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ, या किसी लेक्चर से मिलती है, या आप जो है ना, ये इस एज की मैं बात कर रहा हूँ जिस एज में आप हैं। फिर एक एज ऐसी इंसान की आ जाती है जहां वो इंटरनली अपने आप को मोटिवेट करता है। नेचुरली तो वो इंटरनल मोटिवेशन ही है, क्योंकि स्ट्रेस की एक और वजह ये भी होती है। अब मुझे ये बताएं कि ये लाइट अभी आप देख रहे हैं, लाइट नजर आ रही है ना सबको, इसका एक स्विच है। वो स्विच जिसके पास है वो अगर उसको ऑफ कर दे तो लाइट बंद हो जाएगी। इसी तरह आपका एक मूड है, आपका एक बिहेवियर है। आपने अगर अपनी लाइफ का, अपने बिहेवियर का, अपने मूड का, अपने एंगर का कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के हाथ में दे दिया है, या किसी सिचुएशन के हाथ में दे दिया कि यार ये सिचुएशन होती है ना तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ, या मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, या मुझे कुछ समझ नहीं आती, तो इसमें गलती आपकी है कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल, आपने अपने स्विच के बटन का उसको बताया है। आपने इन सब बटन से आज़ाद होना है, आपने इन सब चीज़ों से जो आपको कंट्रोल करती हैं इनसे बाहर निकलना है, और इंटरनली आपके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप सब लोगों के बारे में जो मैंने पढ़ा था, आप लोग बीएस के किसी न किसी प्रोग्राम में इनरोल हैं, तो उस हिसाब से आपका जो भी गोल आपने अपने माइंड में सेट किया हुआ है वो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। चाहे कोई आपसे अच्छी बात करे, चाहे कोई बुरी बात करे, चाहे कोई आपको अच्छा कहे, चाहे कोई आपको बुरा कहे। हाँ, आप किसी के फीडबैक को एनालाइज करने के लिए तो अपने पास रख सकते हैं कि यार क्या जो बात इसने की है वो वाकई मुझ में है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूं। लेकिन जब आपको पता लग जाए कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तो फिर आपने अपने आप को इंटरनली मोटिवेट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप में से भी शायद ऐसे लोग होंगे कि जब वो उनकी मोटिवेशन लो होती है तो वो कोई लेक्चर सुनते हैं, किसी की बात सुनते हैं। ये भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो है,
लेकिन बिल आखिर इससे आपने किस पे मूव करना है? ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। इंटरनल पे मूव करना है कि जहां आपके पास कोई चीज ना हो, आप खुद अपने आप को कह सकें कि यार मेरा तो मकसद ये है, मैंने अपने इस मकसद को हासिल करना है, तो इसके दरमियान में मेरी जो ये सब चीज़ें आ रही हैं उन सबको मैंने मैनेज करना है। तो अपना स्विच वो किसी और के हाथ में ना दें, खुद अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें। अक्सर आपने ये जुमला सुना होगा कि यार वो शख्स जब भी आता है ना मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, या वो जब भी कोई बात करता है ना मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? आपने क्यों उसकी बात को इतनी इजाज़त दी हुई है? अब इसको भी ज़रा थोड़ा सा समझिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम इसको नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर आप सिर्फ किसी की बात को सुने और उसको अपने माइंड तक ना लेके जाएं, आप सिर्फ ये देख लें उसमें कि मेरी गलती है या नहीं है, उसके बाद आपको पता लग गया कि मेरी इसमें गलती नहीं है, ये सिर्फ सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि मैं लो एनर्जी लेवल में चला जाऊं और नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चला जाऊं, तो आपने अपने आप को कभी ज़िंदगी में नेगेटिव नहीं होने देना। उसका पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि जब आप अपनी नेमतों को याद रखते हैं, जब आप अपनी नेमतों को एक एक करके याद रखते हैं, किसी एक नेमत के बारे में भी आप सोच लें जिस वक्त आपका मूड ख़राब होता है या आप गुस्से में होते हैं या आप मायूस होते हैं, तो आपकी पूरी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्या उससे कहते हैं, प्रोएक्टिव हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और आप चीज़ों को अचीव करना आपके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, अब नेगेटिव एनर्जी में जाहिर है कि सैडनेस है, उसमें मूड स्विंग्स हैं, उसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, वो कुछ लोगों की बातें भी होती हैं। इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत सारे जो है इसका आसान सा हल जो है ना वो ये है कि जब भी आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि यार ये शख्स हमेशा मुझे नेगेटिव करता है, तो आप उससे थोड़ा सा ना अपना ताल्लुक मद्धम कर लें। ताल्लुक ख़त्म करने का मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप अपना ताल्लुक मद्धम कर लें। आपको पता आइडेंटिफाई तो आप कर सकते हैं ना कि यार ये वाला बंदा जब भी लेक्चर देता है, या ये वाला बंदा जब भी कोई बात करता है, या ये वाला शख्स जब भी मुझे कुछ समझाता है तो समझाने में ऐसी कोई नेगेटिव बात कर देता है कि वो मैं समझने की बजाय और ऑफेंसिव हो जाता हूँ। आप उससे थोड़ा सा अवॉइड कर लें। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई ऐसी मजबूरी है, कोई ऐसा करीबी ताल्लुक है, तो फिर आप उस वक्त अपने माइंड को थोड़ा सा बंद कर लिया करें। इतना तो पॉसिबल है या नहीं है? यानी आप समझ जाए ना कि इससे आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी 4-5 चीज़ें हैं उनसे मेरी एनर्जी लो होती है, मेरा फ्लो ख़राब होता है, मेरे आगे पूरे हफ्ते का जो है ना स्केड्यूल ख़राब हो जाता है। तो उन चीज़ों से आपने दूर होना है और वो चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको आगे की तरफ जाने का कहती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो शुक्रगुजारी का जज्बा है। अच्छा, अब कोई ऐसा है आप लोगों में से जिसको लग रहा हो कि नहीं यार ये मुमकिन नहीं है, शुक्र करना और इस तरह स्ट्रेस को मैनेज करना ये मुमकिन नहीं है? कोई है ऐसा? किसी के ज़हन में नहीं है? अच्छा, अगर किसी के ज़हन में ऐसा ख्याल आए तो उसने अपने माइंड को रीसेट करना है। अब माइंड भी रीसेट होता है, जैसे आपका फ़ोन रीसेट होता है तो उसमें से सारी चीज़ें निकल जाती है ना। माइंड को रीसेट करने का तरीका ये है, उसमें कई टेक्निक्स हैं, वो साइकोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप ये सोचते हैं कि मेरा इल्म मुकम्मल नहीं है, जब आप ये सोचते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरा इल्म मुकम्मल नहीं है और आप नए इल्म की तलाश करते हैं, तो बुनियादी तौर पर आपका माइंड रीसेट हो जाता है। आपने अपना ताला खोला माइंड का कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल नहीं है। और एक बात मैं आपको हमेशा के लिए मेरी तरफ से नसीहत भी है, वो ये है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पे स्टक हो किसी भी सिचुएशन में, तो आप ये याद रखें कि आपके स्टक होने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। वो वजह ये है कि आपका इल्म उस मामले में, उस चीज़ में महदूद है, या आपको उसमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। जाहिर है कि आपका इल्म महदूद है और ऊपर से गाइडेंस भी नहीं मिल रही, इसलिए आप स्टक हुए हुए हैं। स्टक होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ चले जाएं और बहुत सारे लोग सुसाइड का सोचने लग जाते हैं। सिर्फ मसला इतना होता है कि वो थोड़ा सा नया इल्म और थोड़ी सी डिस्कशन किसी एक्सपर्ट के साथ अगर कर लें तो उनका वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हल हो जाता है कि यार ये प्रॉब्लम थी। वो किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे, एक्सपर्ट उन्हें उसके 2-3 हल बता देगा। उस 2-3 हल में से जो उसको सबसे ज़्यादा फिजिबल लगता है, जो उसको सबसे ज़्यादा लगता है कि यार ये सबसे बेहतर है, वो उसको परसू कर सकता है और उसमें जो है ना वो अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकता है। अच्छा, अब लर्निंग एटीट्यूड की मैंने काफ़ी ज़्यादा बात की आप लोगों के साथ। लर्निंग एटीट्यूड से क्या मुराद है या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं,
आपने कहीं जाना है, इवन कि आप अपने अपनी डेली लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जब भी जाना है, तो आप हर दिन को एक नया दिन समझ के उसको ज़ीरो से स्टार्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग अपनी लाइफ से बोर हो जाते हैं, अपनी रूटीन से तंग आ जाते हैं, उनको ये चाहिए कि वो हर दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी समझ के, एक नया दिन समझ के, और ये सोच के कि ये भी एक नेमत है कि मैं इस मोमेंट में मौजूद हूँ। वरना आप देख लें, एक मिसाल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कितने लोग थे जो कोविड से पहले हमारे साथ थे, हमारे बड़ों में से, हमारे फ्रेंड्स में से, लेकिन आज वो नहीं है। तो उनकी अपॉर्चुनिटी वहाँ तक थी। लेकिन हम अगर आज इस दिन में, फरवरी के इस महीने में, इस जगह पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ तो ख़ास करम नवाजी हम पे है कि हम अभी तक मौजूद हैं। और अगर हम इस दिन को भी कल वाले दिन की तरह गिले शिकवे में, या उससे पिछले किसी दिन की तरह, या पिछली किसी बात की सोच में गुजार दें, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है। हमें चाहिए था कि हम इस दिन को प्रेजेंट समझते, एक तोहफा समझ के कबूल करते, और इसमें कुछ नया सीख के किसी की हेल्प करने की कोशिश करते। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब स्ट्रेस को अगर हम और थोड़ा सा आसान कर लें तो वो ये होता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्ट्रेस उस वक्त होती है जब हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी बात से दुखी होते हैं आप लोग या नहीं होते? मैंने कहा शायद सारे AI वाले रोबोट तो नहीं बैठे हुए जो दुखी नहीं होते। ठीक है, अच्छा दुखी होते हैं आप लोग, ठीक है। अब दुखी होने की ना यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल 2-3 बातें आपके साथ करने लगा हूँ, ताकि आप लोग चूँकि स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों की अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है आगे, अगर तो आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से दुखी हैं, किसी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है, तो उसे चाहिए कि वो अपनी पूरी मेहनत करे, पूरी कोशिश करे कि वो उस मकाम तक पहुँच जाए जहाँ पे उसके लिए सर्वाइवल आसान हो जाए। यानी अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और आप दुखी हैं, ज़रा इस बात को समझिएगा, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और आप दुखी हैं, तो फिर आपका दुख जायज़ है, जेन्युइन है, ज़ाहिर है आपने दुखी होना है। मैं आपको 100 चीज़ें बताता रहूं कि आप शुक्र करें, मेडिटेशन करें, लेकिन जब तक आपकी जेब में बुनियादी पैसे नहीं होंगे तब तक आप दुखी रहेंगे, ये नेचुरल है। तो आप कोशिश करें जितना मैक्सिमम। अब उस लेवल की कोशिश क्या है, आप इस लेवल पे कोशिश ये कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दे सकते हैं वो दें। इसके अलावा ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ अरसे बाद, यानी आप लोगों का अगर अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, सब लोग फर्स्ट सेमेस्टर वाले ही हैं, ठीक हो गया, तो आप अपने 4th सेमेस्टर के बाद वो ये सोच सकते हैं थोड़ा सा कि वो कहीं पे इंटर्नशिप करें, या वो ऑनलाइन थोड़ा बहुत अर्निंग की तरफ जाएं, या जैसे डिग्री कंप्लीट हो वो अपने माइंड में 2-3 चीज़ें प्लान करके रखें। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, वो आप लोगों के लिए भी है और जो वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए भी है, वो ये है कि जब भी आपके अखराजात आपकी इनकम से ज़्यादा होते हैं तो फिर भी आप दुखी होते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करें कि या तो अपनी इनकम को इतना ज़्यादा कर लें, और अगर वो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फौरी तौर पे, तो फिर अपने खर्चे उतने रखें जिसमें आप इजी रहें, आपको कोई कर्जा ना लेना पड़े, आपको कोई लोन ना लेना पड़े, आपको कोई ऐसा काम ना करना पड़े जिसकी वजह से आप मजीद स्ट्रेस में आ जाएं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है। तो तीसरी जो चीज़ है जो आपको दुखी करती है वो कंपैरिजन है, क्योंकि कंपैरिजन जो है ना वो एब्सोल्यूट तो इस दुनिया में कोई चीज़ है नहीं, सब चीज़ें रिलेटिव है। आपका जो टाइम है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो भी रिलेटिव है। पाकिस्तान का टाइम और है, अमेरिका का टाइम और है। तो इसी तरह कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। जिस सिचुएशन में कोई और बंदा है, उसने किसी और तरह उसकी कीमत अदा की है, तब वो इस कामयाबी तक पहुंचा है। आपने अभी ना वो कीमत अदा की है, ना आप अभी उस कामयाबी तक पहुंचे हैं। तो आपका कंपैरिजन किसी भी और शख्स के साथ बनता नहीं है। अक्सर हम बड़े उल्टे पुल्टे कंपैरिजन करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि हम किसी 60 साल के कामयाब शख्स के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यार उसके पास तो इतनी महंगी गाड़ी है, उसके पास तो इतना बड़ा घर है। तो आप अगर अभी 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आपका कंपैरिजन उस शख्स के साथ बनता है, मुझे बताएं। तो रॉन्ग कंपैरिजन जो है वो आपको दुखी करता है। फिर उसके बाद हमारी जितनी भी दुख हैं उसमें से 80% साइकोलॉजिकल लेवल पे होते हैं, यानी हमने खुद से बनाए होते हैं, खुद से हमने चीज़ों को क्रिएट किया, खुद से कोई एक्सपेक्टेशन किसी के साथ लगा ली, खुद से जो है ना वो सोचा कि मैं सब चीज़ों को ठीक करूँगा, खुद से ये सोचा कि हर चीज़ को मैंने ही बेहतर करना है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, इसमें एक्सपेक्टेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एक्सपेक्टेशन आपने
एक्सपेक्टेशन किसी इंसान से नहीं लगानी। एक्सपेक्ट आपने सिर्फ अपने गोल से करना है कि मैं मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं और मैंने उस मेहनत को करने के बाद अपने गोल को अचीव करना है। तो इसको मैं बता देता हूं कि आपके रिसोर्सेज का ना होना आपको दुखी करता है। फिर उसके बाद अगर आप अपनी इनकम को बैलेंस नहीं करते अकॉर्डिंगली तो फिर आप परेशान होते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। ये सारी वो चीज़ें जिनको आप मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन में एक बड़ी ज़बरदस्त इंसान के साथ चीज़ होती है कि कंपैरिजन में जब भी इंसान जाता है ना तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कंपैरिजन में जब भी आप कंपेयर करते हैं अपने आप को किसी से तो आप एक प्रेशर में चले जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रेशर ये फील होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं और मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं और आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। ये आपको समझ आ रही है? कंपैरिजन में प्रेशर कितने लोग फील करते हैं? तो उस प्रेशर का हल ये है कि आप कंपैरिजन ना करें। आप सिर्फ जो आपका काम है वो अच्छे तरीके से करें, जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन के हवाले से मैं एक बात आपको बता दूं कि एक्सपेक्टेशन अगर आपने किसी इंसान से किसी जगह से लगाई, अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हुई तब भी आप हर्ट होंगे। एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो आप हर्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन फॉर इंस्टेंस एक दफ़ा पूरी हो गई तो आप ज़्यादा हर्ट होंगे। अब वो कैसे होंगे? अब वो आप ज़्यादा हर्ट ऐसे होंगे क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आपने किसी की एक्सपेक्ट किया कि मैं इस शख्स की एक आदत बदल दूं और मान लो कि उसकी वो एक आदत बदल गई आपके जोर लगाने की वजह से, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अब मैं इसकी दूसरी आदत भी बदलूं, तीसरी आदत भी बदलूं, तो आप एक मुश्किल में फंस जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन चाहे पूरी हो चाहे ना पूरी हो वो आपको फंसा देती हैं और आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो 2-3 प्रैक्टिसेस, जिसमें सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड है, वो आपने दिन रात इसको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए कोई भी तरीक़ेकार हो सकता है, हर बंदे को जो पसंद हो वो यूट्यूब पे जाके इस पे सर्च कर सकता है। इसकी अफर्मेशंस भी होती हैं, इसकी दुआएं भी हैं। यानी कि आप शुक्र आपको लम्हा हाल में ले आता है। और लम्हा हाल की ताकत यह है कि जब आप हाल में रहते हैं तो आप फिर ही मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई बात किसी को समझ ना आई हो तो वो मुझे बताए। सारी बातें समझ आ रही हैं? जी, कोई पूछना चाह रहा है? कुछ अच्छा, अब मैं थोड़ी सी, जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं तो एक होती है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होती है नेगेटिव स्ट्रेस, जिसको गुड और बैड स्ट्रेस भी कहते हैं। अब जो एग्ज़ाम की बात आप लोग कर रहे थे, जो हमने स्टार्ट में बात की, एग्ज़ाम की जो स्ट्रेस है ना, वो गुड स्ट्रेस तो इस हद तक है कि आपको पता चला कि इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है, आपने उससे कुछ दिन पहले या 1 महीना पहले उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर की और उस पर रिसर्च की, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये स्ट्रेस तो थी पॉजिटिव। नेगेटिव स्ट्रेस ये होती है कि आपने अपना पूरा टाइम जो है वो गुजार दिया और 1 या 2 दिन पहले आपने सोचा कि अच्छा अब तो पेपर भी आ गए हैं, ठीक है, तो जो कि हम सब लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं। तो फिर आपको जो है ना वो स्ट्रेस होगी, उसका फिर कोई हल नहीं निकल सकता। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप टाइम से पहले, एग्ज़ाम की स्ट्रेस से बचने के लिए टाइम से पहले कम से कम जो है 2 से 3 हफ्ते पहले अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, ताकि जब एग्ज़ाम का दिन आए तब आपको पता हो कि यार ये 80-90% चीज़ें मुझे आती हैं, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगी। और जो बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो रिवीजन आप अच्छी तरह कर लेंगे। सबसे बेसिक टिप तो ये है। उसके लिए ज़ाहिर है कि आपको अपनी रूटीन और स्केड्यूल को सेट करने की ज़रूरत है, और वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। अगर आप अभी से इस पर थोड़ा सा काम करेंगे कि स्ट्रेस लेने की बजाय थोड़ा सा अपनी एक रूटीन और स्केड्यूल अगर आप सेट कर लें, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप ये डिग्री के दौरान भी और डिग्री के बाद भी बहुत सारी स्ट्रेस से बच जाएंगे। वरना तो फिर जाहिर है कि मसाइल हैं कि आपने रूटीन से टाइम मैनेज नहीं किया होगा, फिर जीपीए इफेक्ट होगा, फिर जीपीए इफेक्ट होगा तो फिर जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें और उसमें निकल आती हैं। तो ये है इसमें। अब यहाँ किसी का कोई सवाल, कोई बात कोई पूछना चाहता है इस हवाले से, या कोई और प्रॉब्लम किसी के जहन में हो तो हैंड रेज करें। कोई सवाल और किसी के जहन में है? आपको इनकी तरफ से अगर सवाल करना चाहें तो इस बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव आप कह रहे हैं ना, पॉजिटिव जी जी होती है पावर, एक होती है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों इतनी आसानी से इंसान के ऊपर आ जाती है? अच्छा, नेगेटिव में ये होता है कि नेगेटिव के स्टिमुलस हमारे माशरे में ज़्यादा हैं।
यानी कि मनफी बातें, मनफी सोच। हमारे दोस्त अक्सर हमें ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से हम नाउम्मीद हो जाते हैं। हमारी न्यूज़ में ज़्यादातर वो बातें चल रही होती हैं जिसकी वजह से हम मायूसी का शिकार होते हैं। तो जब आपका एक्सपोजर चूँकि नेगेटिविटी से ज़्यादा है तो वो आपको जल्दी उसका स्टिमुलस मिल जाता है। लेकिन पॉजिटिव बातें करने वाले जो आपको ये कहे कि नहीं आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखें और शुक्रगुजारी वाला एटीट्यूड रखें और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें, तो फिर कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। जाहिर है कि इसके लिए कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा हार्डवर्क और थोड़ा सा एक सेल्फ कंट्रोल अगर आप सीख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कामयाब लोग हैं, आप अगर उनकी ज़िंदगी को स्टडी करें तो उनकी ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। एक तो ग्रेटिट्यूड जो सबसे पहले मैंने जिक्र किया, उसके बाद सेल्फ कंट्रोल कि कहाँ पे मैंने रुकना है। एक काम को बस कर ही नहीं जाना, कहीं पे रुकना भी होता है, एक ठहराव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इल्म के साथ साथ हिकमत, इल्म के साथ साथ हिकमत और ठहराव, ये अगर नहीं है तो फिर उस इल्म का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता। अच्छा, इसका ना मैम इसमें 2 चीज़ें हैं। एक होता है आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जिसमें आप काम कर सकते हैं। ये आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इनका इंपॉर्टेंट सवाल था और ये सवाल कहीं ना कहीं आपके जहन में भी होगा कि मुल्क की जो हालात हैं। अच्छा, इसमें सबसे 2 चीज़ें हैं। अगर आप नेगेटिव हो जाएं फिर तो आप कहेंगे कि मुल्क के हालात नहीं ठीक, तो यहाँ पे कुछ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, तो लिहाजा कुछ भी ना करो और आराम से बैठ जाओ। ठीक है, एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ ये सोचें कि जो मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है या जो मैं कर सकता हूँ वो कौन कौन से काम है। मिसाल के तौर पे आप एक इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं, आप अपने इदारे को इम्प्रूव करने के बारे में अगर जो भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं आप उस पर काम कर सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर इंसान का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है और एक टाइम आता है कि वो बड़ा भी होता है, यानी कि वो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर भी निकल के लोगों की हेल्प भी कर देता है, थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है। लेकिन जिस वक्त आप जहाँ पे मौजूद हैं आप वहाँ पे सोचें कि आप अपना 100% क्या दे सकते हैं। जैसे अब आप सब स्टूडेंट्स हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हम 100% अपनी स्टडी को, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को और इसके अलावा अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम कर लेते हैं तो फिर जहाँ भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑब्वियसली अगर आप किसी अच्छी जगह पे चले जाते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं तब भी, चाहे आप बाहर चले जाते हैं तब भी, दोनों सूरतों में आपके मुल्क का ही फ़ायदा है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जो आपने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करना है कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है, कहाँ तक आपका इन्फ्लुएंस है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अब मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये है कि मैं आप लोगों से इस वक्त बात कर सकता हूँ। अगर मैं इसको सिर्फ यहीं तक रखूँ कि मैंने आप लोगों के साथ बात करनी है और मैक्सिमम जितना मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ, तो फिर ये तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि नहीं यार अब वो इसके बाद क्या होगा या इससे पीछे क्या होगा, तो फिर मैं अपना काम 100% नहीं दे सकता। तो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हुए आप जिन 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 कामों को अच्छी तरह कर सकते हैं वो आप करें, उसको 100% जो है वो डेडिकेशन के साथ करें और इस यकीन के साथ करें कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, उसका रिवॉर्ड वो किसी न किसी शक्ल में ज़रूर देता है। कोई और बात, कोई सवाल किसी के माइंड में हो? जी जी सर, आपने बताया कि जब किसी से एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो कोई गोल ना हो, हमें स्ट्रेस होता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर मेरी खुद से एक्सपेक्ट करें वो तो मोटिवेट करते हैं। हाँ, तो खुद से आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन वो अच्छा उसको मैंने ये कहा था कि आप जब अपने गोल्स और एम्बिशंस इनको फॉलो करते हैं, ज़ाहिर है आपने एक्सपेक्ट किया ना खुद से, जब आपने कोई गोल बनाया, अपने माइंड में कोई एंड प्रोडक्ट के बारे में सोचा कि मैंने ये करना है और इस चीज़ को अचीव करना है, वो आपके अपने आप से एक्सपेक्टेशन है, वो तो ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाती है। लेकिन मैं अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ कि ये शख्स मेरे साथ हमेशा अच्छा रहेगा, ये हमेशा मुझसे सच बोलेगा, या दुनिया में हमेशा सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए, हर इंसान को इस तरह होना चाहिए, तो ये वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो कभी किसी की पूरी ना हुई हैं ना कभी हो सकती हैं, तो ये आपको हर्ट करती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई गोल अचीव करना है तो वो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं और उसको अचीव भी करते हैं। और कोई बात? सर, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट की बात होती है कि जिस तरह हमारे स्टार्ट है आपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होता है? कॉन्फिडेंस प्रेजेंटेशन की अगर आपने स्पेसिफिक बात किया तो उसका तो एक सिंपल सा रूल है।
जो हमें भी हमारे टीचर ने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था, मुझे वो बात याद है कि एक तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यानी आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए, जब कंटेंट आपके पास अच्छा होता है तो आपके अंदर एक नेचुरली कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी आपको फिर कॉन्फिडेंस में आपकी कमी नहीं होती। और दूसरा, आप जिस वक्त प्रेजेंट कर रहे हो आप उस वक्त ये सोचें, उस वक्त के लिए आप सिर्फ ये सोचें कि जो मेरे सामने लोग बैठे हैं इनको इस बारे में इतना नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। ये कॉन्फिडेंस के लिए एक टिप है, ठीक है। उस वक्त आपने ये सोचना है कि इनको इतना नहीं, हम यही सोच रहे होते हैं ना कि इनको ज़्यादा पता है, तो ये आपने सोचना है कि इनको नहीं पता तो उनको बताना है सिर्फ, ये कॉन्फिडेंस की टिप है। और दूसरा, कंटेंट पे आपने काम करना है कि जो प्रेजेंट आप कर रही हैं वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और कोई सवाल? फर्स्ट सेमेस्टर में जो फ्रेंडशिप्स होती है ना वो लास्ट सेमेस्टर तक नहीं रहती, ये भी मैं आपको एक बात बता दूं। तो फर्स्ट से लास्ट में बहुत सारे तूफ़ान आते हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और बल्कि बहुत सारे जो है ना वो जैसे दो कबीलों की लड़ाई हो जाती है ना उस तरह। हाँ, जीपीए भी वो अच्छा, सीजीपीए के लिए और मार्क्स के लिए है कि फ़र्स्ट जो सेमेस्टर्स है ना उनमें आपने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा कि वो मैक्सिमम आप अचीव कर सकें, क्योंकि एंड तक पहुँचते पहुँचते कुछ ना कुछ चैलेंज, कोई सब्जेक्ट ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके कोई ग्रेड लो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन स्टार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, पहले 2, 3, 4, 5 सेमेस्टर्स जितना आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं वो आप करें, कोशिश करें ना करें मिड्स में चीटिंग जो कह रहे हैं। हाँ, अभी उन्हें मिड्स का ही रोना पड़ा है ना। अच्छा, ये सब कुछ चलता रहता है। इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि एट द एंड आपके लिए एक लर्निंग होनी चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो भी करें वो खुद से करें। वो मैटर करता है जब आप उसके यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद 2-3 साल बाद भी उस नॉलेज को याद करेंगे जो आपने खुद सीखा होगा, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। जो आपने वैसे कहीं से देख के लिख दिया होगा वो इतना वैल्यूएबल नहीं होगा। वो वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसका इन द लॉन्ग रन आपको उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी का टाइम जो है ना वो बहुत प्रीशियस होता है। इसमें आप जितना मैक्सिमम आप इंजॉय भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना आप बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन आप इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपना एक स्केड्यूल बना लें जिसमें 2 से 3 घंटे ना कम से कम अपनी वो असाइनमेंट्स को, क्विज़ को, मिड्स को, इन सब चीज़ों को लाजमी दें, ताकि जो उसका एक अल्टीमेट गोल है, देखिए पेरेंट्स का एक आपकी उनकी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है जो कि एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है कि कुछ ना कुछ आप करें, तो उसको पूरा करने के लिए उनके एहतराम में, उनके अदब में, उनकी मोहब्बत में और अपने फ्यूचर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जाहिर है कि आपका फ्यूचर वो है वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं वक्त के साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो थोड़ा सा बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आगे जाते जाते वो डी ट्रैक हो जाते हैं। तो डी ट्रैक होने से बचने के लिए आपने ये करना है कि जो रूटीन बनानी है उसी को एंड तक फॉलो करना है। और कोई बात, कोई और सवाल किसी का? सर जो कॉम्पिटिशन जहाँ आ जाता है तो वहाँ पर अक्सर लोग जो होते हैं वो जेलसी के मतलब के सही है, उसमें भी आ जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ, तो ठीक है, क्या उसके अंदर वो जो ठीक है, चीज़ है नहीं उनको नहीं, मैंने कहा मैं बाकी सबकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, जेलसी फैक्टर आ जाता है। तो क्या ये जेलसी फैक्टर जो है ये होना चाहिए? ये नॉर्मल है, जाहिर है कि एक इंसान थोड़ा सा, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप मेहनत करें, उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलता है, और इसके लिए एक बड़ा आसान सी बात है कि हमें हमेशा ना रब की तकसीम पे राज़ी रहना चाहिए। अगर किसी को हमेशा से कोई टॉपर है, तो अगर कोई टॉप करता है तो आप मान लें कि वो टॉपर है, आप कोशिश करें, मेहनत करें उसके लेवल तक पहुंचने की, लेकिन आप वो हसद ना करें। सिंपल सी बात है, क्योंकि हसद करने से जो आपने थोड़ा बहुत अपना काम करना है आपसे वो भी नहीं हो पाएगा, आप उससे भी जाएंगे, वरना तो आप उसके करीब करीब शायद हों। अगर वो 100 पे आप 90 पे होंगे, लेकिन हसद की वजह से आप 60-70 पे आ जाएंगे, तो ये उसका नुकसान होगा। और कोई बात, कोई और सवाल किसी का, कोई बात किसी के ज़हन में हो? आप पूछें अगर पूछना चाह रहे हैं कुछ तो। सर हमारी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आते हैं जिनकी वजह से हमें मतलब हम अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन उसके बावजूद उनकी बात
काफ़ी कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से हम तो इसका तो सिंपल सा हल ये है कि आप उनको अवॉइड करें, आप उनकी बातों को अवॉइड करें। आप अगर आप उनसे सिर्फ सलाम दुआ की हद तक ताल्लुक़ रख लें, उसके बाद आप उनके साथ ना इतना ज़्यादा बातें। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स में हो तो फिर इसका तरीक़ाकार ये है कि आप स्ट्रेस भी उन्हीं का होता है, उन्हीं का होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर आप अपने माइंड की ना जो एसोसिएशन है, मिसाल के तौर पे अगर किसी फैमिली मेम्बर के बारे में कुछ 3-4, ये ज़रा सुनिएगा, 3-4 कोई इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से किसी भी फैमिली मेम्बर या करीबी रिश्तेदार या दोस्त के बारे में आपकी परसेप्शन ये बन गई, आपकी एसोसिएट कर लिया आपने इवेंट्स को कि इससे जब भी मैं मिलता हूँ ना कुछ नेगेटिव होता है। उसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, उसको आप चेंज कर लें और अपने माइंड में ये सोचें कि नहीं यार, ये बंदा जो है ना वो अच्छा ही है, आप उसके बारे में अच्छा गुमान कर लें, तो उम्मीद है कि फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगी। और आप उसकी जो बात आपको हर्ट करती है उसको इतना ज़्यादा ना सुने, आप बस ये देखें कि वो जो मुझे कह रहा है उसमें कितनी बात ठीक है जो मुझे फॉलो करनी चाहिए, और जो आपको लगता है कि ये मुझे फॉलो करनी चाहिए वो लाजमी फॉलो करें। जो आपको लगता है कि ये एग्जैजरेशन है या ये सिर्फ मुझे थोड़ा सा नेगेटिव करने, वो आप उसको इग्नोर कर दें। इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप अपने माइंड के लेवल पे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे 2-4 दफ़ा तो फिर आपको आदत हो जाएगी। बेसिकली आपने अपना हाँ जी करते हैं कि ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक हाँ। बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म है। नहीं, टॉक्सिक कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका हल सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को बचाना है उससे। वो शाह साहब का बड़ा जो है मशहूर जुमला है कि वो चोर वो नहीं जो आपकी जेब से पैसे निकाले, चोर वो है जो आपकी उम्मीद छीन ले। तो वो टॉक्सिक लोग आपकी उम्मीद छीन लेते हैं। तो आपने आपको जब पता लग जाए पक्का कि यार ये बंदा मेरी, फिर आपने उससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। हाँ, ताल्लुक ख़त्म नहीं करना, लेकिन आप अपने आप को भी तो बचाना है ना किसी हद तक। फाइनली कंक्लूड ये करें 2-4 पॉइंट्स में जी। कि अगर कोई बंदा जस्ट कीप क्वाइट बच्चों, अगर कोई वाकई में कोई बंदा चला गया ड्यू टू एनी रीजन, किसी स्ट्रेस में चला गया, अच्छा। डिप्रेशन में चला गया, अब वो कौन सी टिप्स हैं जिससे हाउ ही और शी कैन ओवरकम स्ट्रेस और वो जल्दी इस कैफियत से बाहर निकले? अच्छा, स्ट्रेस में अगर कोई बंदा है, इसकी जो सबसे पहली चीज़ है कि नमाज अगर वो नहीं पढ़ता ना, सबसे पहले तो उसे चाहिए कि वो नमाज़ पढ़े, और नमाज पढ़े फोकस के साथ। वो ये सोच के पढ़े, सबसे पहले तो वो ये सोचे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। वैसे तो हर वक्त ही अल्लाह ताला देख रहा है, ये तो हमारी आंखों पे एक हिजाब है जिसकी वजह से हम नहीं देख सकते। तो ये सोच के वो बंदा पढ़े। ज़ाहिर है कि जब वो ये सोच के पढ़ेगा तो वो उसमें फ़ोकस होके अपनी सारी चीज़ें करेगा, रुकू, सजदा, तिलावत, क़याम, सारी चीज़ें वो सोच समझ के करेगा। और नमाज के जो मीनिंग्स हैं वो मतलब उसमें ख़ास तौर पे सूरह फातिहा और जो तस्बीहात हैं उनके मीनिंग्स आपको लाजमी आने चाहिए। नहीं अगर आते तो आप लोग एक बुक ले लें, उसको लाजमी घर जाके पढ़ें एक दफ़ा, ताकि जब आप नमाज़ पढ़ें आपको पता हो कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, फोकस तभी आप कर सकते हैं ना, आपका ध्यान तभी वहाँ पे रहेगा, वरना अरबी से तो खाली आपका ध्यान वहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, वो अनलेस किसी को अगर अरबी आती है सिर्फ उसी का रहेगा। तो नमाज सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी लाइफ में नमाज को ऐड करे। जो बंदा स्ट्रेस में चला ही गया है, वैसे तो सबको पढ़नी चाहिए ताकि वो ना जाए, लेकिन जो चला गया उस पर तो फिर उसको तो लाजमी तौर पे चाहिए कि वो फौरी तौर पे उसको शुरू करे। इससे दूसरा ये है कि वो कोई वॉक, कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करे, या कोई भी ऐसा काम जिससे उसका थोड़ा सा कैथारसिस हो जाए। किसी से थोड़ी सी बात करके, किसी ऐसे शख्स से जो उसको पॉजिटिव मशवरा दे, ऐसे से ना करे जो उसको कहे कि हाँ हाँ बेड़ा गर्क हो गया, तो वो फिर जो है ना उससे तो वो और नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है जिससे आप बात कर रहे हैं क्या वो इस काबिल भी है कि मैं उससे बात करूं तो वो मुझे सही मशवरा देगा। तो नमाज, और उसके बाद फिर कोई एक्सरसाइज और कोई कैथारसिस का सोर्स, वो कोई प्रोग्राम हो सकता है देखना, कोई टीवी देखना हो सकता है, किसी से बात करना हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई आर्ट्स का कोई काम हो सकता है। वो हर एक का, हाँ, बुक रीडिंग, वो हर एक की अपनी अपनी कोई ना कोई हॉबी होगी। तो ये है बुनियादी तौर पे ना स्ट्रेस के लिए। और फिर इसमें भी बात वहीं पे आ जाती है कि जब आप शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो भी 99 सॉल्यूशंस में से एक प्रॉब्लम है, ये जब आप सोच लेते हैं ना कि यार ये एक छोटी सी चीज़ सिर्फ थोड़ी सी डिस्टर्ब है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कोई शख्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे आखिरी पूछने लगा हूँ, कोई शख्स अगर आप पे बहुत एहसानात करता है, आप पे एहसानात की भरमार उस शख्स ने की हुई है, आपके लिए हर चीज़ करता है, और किसी एक दिन कोई चीज़ आप
पे आपके पास टाइम पे नहीं पहुंचती, तो क्या आप उससे शिकवा करेंगे? आप नहीं कर सकते ना, आप उसके एहसानात में पहले ही दबे हुए हैं। तो यही हमारा ताल्लुक हमारे रब के साथ है कि हमारे रब ने हमें इतनी चीज़ें अनगिनत दी हैं। अच्छा, अब अगर किसी के ज़हन में इस वक्त ये आ रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं दिया हुआ, तो वो सिर्फ अपनी बॉडी को देख ले, उसकी किडनीज, उसकी आंखें, उसका सर, उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका दिल, उसके लंग्स, ये आपको 20 करोड़ 30 करोड़ इससे भी ज़्यादा रकम 50 करोड़ अरबों के भी ये चीज़ें आपको एग्जैक्ट ऐसी नहीं मिलेंगी। एक दांत भी अगर आपका टूट जाए जो ओरिजिनल है, तो वो आप जो लगवाएंगे वो प्लास्टिक का होगा, सिलिकॉन का होगा, जिस भी चीज़ का होगा, वो उसकी वो वैल्यू और वो उसकी जो है ना ड्यूरेबिलिटी नहीं है जो आपकी नेचुरल चीज़ों की है। तो जब उसने इतना आप पे कर्म किया हुआ है, अगर फिर भी किसी को महसूस ना हो, तीसरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ, तो वो एक हॉस्पिटल का चक्कर लगाए, उससे पता लग जाएगा कि लोग किस किस तकलीफ़ में हैं, किस किस परेशानी में हैं, किस किस चीज़ से लड़ रहे हैं, और उसने सिर्फ इतनी सी किसी छोटी सी चीज़ को अपने दिमाग में भूत बनाया हुआ है और वो उसके पीछे लड़ रहा है कि यार ये हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाए, वो हो भी जाएगा। तो आपका एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो गया है कि आप फिर भी नाशुक्री करेंगे कुछ दिन बाद। अगर आप ये कह रहे हैं कि आज ये एक काम हो जाए उसके बाद सारी ज़िंदगी मैं शुक्र अदा करूँगा, तो वो काम आपका हो जाए, कुछ दिन बाद आप किसी और चीज़ पर नाशुक्री शुरू कर देंगे। तो ये आपका आज की हालत में, आज के दिन को जैसे ये है एज इट इज़ एक्सेप्ट करने का नाम शुक्रगुजारी है। अगर ये नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ये है तो फिर आप फ़ायदे में हैं और आप शुक्र भी अदा करेंगे, आपको और नेमतें भी मिलेंगी और आप एक अच्छे इंसान भी बनेंगे, अच्छे मुसलमान भी बनेंगे। जी, और कोई बात? नाम का ही फ़र्क है वैसे तो। अच्छा, डिप्रेशन ज़रा थोड़ा सा, स्ट्रेस तो देखिए जैसे वो गुड और बैड, डिप्रेशन ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर होता है, बेसिकली यही फ़र्क है, और वो थोड़े से लंबे अरसे के लिए होता है, उसमें आमतौर पे कोई मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन स्ट्रेस तो आम हर बंदे को ही होता है, वो टेम्प्रेरी होता है, ये बुनियादी एक फ़र्क है। और कोई बात? जी। अच्छा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए ना आपने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है। सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने का तरीका ये है कि आप रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा कंटेंट सुने, कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करें, कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड करें। मिसाल के तौर पे आप कुरान पाक पढ़ें तर्जुमे के साथ, कुछ उसकी आयतें तर्जुमे के साथ पढ़ें, ये इल्म आपके अंदर आएगा। फिर कोई किताब आप पढ़ें, कुछ उसके 1-2 पेजेस पढ़ें, उसका इल्म आपके अंदर आएगा। तो जो बुनियादी तौर पे इल्म जो है ना, असल में रियल कॉन्फिडेंस तो आपको इल्म ही देता है। बाकी फिर उसकी टेक्निक्स और टिप्स हैं कि आपने लोगों के सामने ज़रा कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है, बॉडी लैंग्वेज आ जाती है उसमें, कुछ चीज़ें वो आप देख सकती हैं कहीं से भी, यूट्यूब से भी। लेकिन बुनियादी तौर पे आपके जो अंदर आपका जो इल्म है वो आपकी आंखों में नज़र आता है, उसका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। ये बुनियाद है, बाकी सब टिप्स हैं। और कोई बात? जी हाँ। फ़ोन का यूज़, बिल्कुल ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया और ये सबको करना चाहिए। अच्छा, इसके लिए ना सबसे पहले तो आप ये करें कि अपना एक रूटीन ये सेट कर लें कि रात को ना सबसे पहले कि 10-11 बजे के बाद ना, या जो आपका एक टाइम है जिसमें आप खाना खा लेते हैं और आप फ्री हो जाते हैं, जिसमें आपने कोई ऐसी कोई प्रोडक्टिव बात भी नहीं करनी किसी से, उसके बाद आप फ़ोन को किसी ऐसी जगह पे रख दें और ख़ुद किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहाँ थोड़ा फासला हो। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर आपने वो चार्जर वाली सॉकेट के साथ ही फ़ोन रख दिया है तो वो उसके साथ ही आप भी बैठे हुए हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो आपने उसको थोड़े फासले पे रखना है। बस कोशिश करें कि जब आप घर जाए ना, फ़ोन आपसे थोड़े फासले पे हो। ये सबसे आसान टिप दे रहा हूं मैं, वरना बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ फ़ोन पड़ा है तो बहुत मुश्किल है कि आप उसको उठा के ऐसे ना करें, बहुत मुश्किल है। तो इसका सबसे बस थोड़े फासले पे हो, ठीक है, और कोशिश करें किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां आप गुम ही जाए, वो मिले ही ना आपको, आप ढूंढने फिर जाके मिले। यानी कि रात को 9 बजे के बाद आप फ़ोन को अपने से दूर रखें। ये साइंटिफिकली भी अच्छा है क्योंकि उसके अंदर से वाइब्स और वो सिग्नल्स निकल रहे होते हैं, वो भी आपके ब्रेन को, बाकी सारी चीज़ों को डैमेज करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है। आजकल तो जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, वो अपने मोबाइल बिस्तर पे लेकर घुसे होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन मैंने हल तो बताना था, आगे उनकी अपनी मर्जी है। और कोई बात?
अच्छा फोन की मोटिवेशन का इसका मेरे सही। पास हल है, हाँ, अपनी अपनी मदर्स को दे दीजिए, मैं भी यही सोच रहा था वैसे। हाँ, फिर आपको नहीं मिलेगा। नहीं उसमें ये है कि आप कोशिश करें, देखिए मैं इसका एक सिंपल चीज़ ये है कि आप ना एक आधा घंटा उसको यूज़ कर लें जितना आपने करना है, उसके बाद अपने लिए डिफाइन कर लें कि यार इसका अब टाइम ख़त्म हो गया है, अब मैंने जो है ना वो बाकी चीज़ों को देखना है। अगर आप फिर उसमें ही लगे रहेंगे तो सबसे बड़ी स्ट्रेस तो ये खुद है। और कोई सवाल, कोई बात, कोई मसला? हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। क्या? पोइट्री, हाँ पोइट्री। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो जिनका ताल्लुक आपके जज्बात के साथ है, वो उसमें गाना हो सकता है, उसमें पोइट्री हो सकती है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अच्छी भी लगती हैं इंसान को, लेकिन ये टेम्पररी चीज़ें हैं। टेम्पररी चीज़ों का मतलब ये है कि आप कभी बहुत थके हुए हैं, आपका कोई बहुत अजीब सा मूड है, आपने कभी कोई पोइट्री पढ़ ली तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पोइट्री ही पढ़ी जा रहे हैं और कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो ये ऑब्वियसली आपने लाइफ में एक बैलेंस को लेके चलना है, और बैलेंस ये कहता है कि जो प्रायोरिटी पे काम है वो डेली बेसिस पे होने चाहिए। ये तो आपकी एक रिफ्रेशमेंट है, आप कभी बहुत ज़्यादा कोई आपका दिल कर रहा है, हर एक का अपना अपना शौक होता है, वो उसको देख सकता है। मतलब उसी को आप करते रहो तो ऑब्सेशन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। या अगर आप पोइट्री करते हो तो आप उसको किसी डायरी में लिखते रहो, वो एक अच्छी चीज़ है। सर कहा जाता है कि मेरा उर्दू का ना कोई मतलब इतना स्कोप नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे आप में से कोई इस वक्त एक बंदा ये बताए कि इस वक्त पाकिस्तान में किस चीज़ का स्कोप है? देखिए आपने मेरे सारे लेक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, कह रहे हैं किसी का भी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिएगा। अच्छा दो बातें याद रखिएगा, रुक जाइएगा। अच्छा एक तो आईटी का स्कोप है, आईटी का स्कोप है, अगर हम इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली बात करें। दूसरी बात ये है कि अगर आप उर्दू को सीख के ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जा सकती हैं तो ऑनलाइन अभी इतने को ख़ास ज़्यादा उर्दू के टीचर्स नहीं हैं, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकती हैं और अपने आप को इस तरह डेवलप कर सकती हैं कि आप जब ऑनलाइन पढ़ाएं तो लोग एंगेज होकर उसको पढ़ें, उसको सीखें, आने वाले वक्त में जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो फिर जो है ना वो उसमें आपने बेसिकली देखना है कि जो आपकी डिग्री है उसका इनोवेटिव यूजेज क्या हो सकता है। जब आप उसको इनोवेटिव यूजेज की तरफ ले जाएंगे तो स्कोप ऑटोमेटिकली निकल आता है। अगर आप उसको ट्रेडिशनली सोचेंगे कि सिर्फ स्कूल में या कॉलेज में, तो तब फिर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और कोई बात? सर उर्दू हमारी एक किस्म की कौमी ज़ुबान है। जी, एक किस्म की नहीं, कौमी ज़ुबान ही है। हाँ चलिए, अब ये अहमियत तो चलो देनी चाहिए, इस पर मैं क्या कहूँ, अहमियत देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। वो कौमें ज़्यादा तरक्की नहीं करते जो अपनी मादरी ज़ुबान को अहमियत नहीं देती, देनी चाहिए। अब कोई पहले वज़ीर आज़म बन जाए फिर हम उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे कि अभी बना नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएट के विजिट का, इस किस्म लेक्चर का, बच्चों के साथ जो है ना जो भी कोलैबोरेशन, इनकी अच्छे से जो है मसाइल सुनने का जो है बहुत ज़्यादा वेलकम है, वेलकम। हम मशकूर हैं आपके, हमें मौका दिया। और ये सब बातें बच्चों आप लोगों ने, हम सब ने बेशक सुनी थी, लेकिन एक जगह, ख़ास जगह पे सुनने का मौका मिलना और उसको जो है वो अपने एक नए अंदाज से आप लोगों को समझने का मौका मिलना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की है। बहुत शुक्रिया। आपके लिए वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कभी आने का मौका इंशाल्लाह ज़रूर प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरत हो, ज़रूर किसी भी तरह से, ठीक है। और बाकी सब जो है जो भी ठीक हो। मैं आखिर में मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि आप लोगों का मुस्तकबिल बेहतर हो, बेहतरीन हो, और आप लोगों की जो है ना वो जितनी भी आप लोग अपने लिए अचीव करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए जो अचीव करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा करें। लेकिन जो भी करें फुल डेडिकेशन के साथ करें, अपना पूरा जोर लगा के करें। अगर आप अपना पूरा काम करके फुल डेडिकेशन के साथ करके फिर उसके बाद फ्री हो गए हैं तो आपने अपने हिस्से का काम कर दिया है। उसके बाद मुल्क की, कौम की फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं, वो और बहुत सारे लोग हैं, आप बस अपना काम करें। बहुत शुक्रिया जी।